तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर के, विश्लेषण को लेकर। एक बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ब्रेक में जाने से पहले तमाम सारे सवालों के मैंने जवाब लिए। अब मैं सबसे पहले वीरेंद्र रावत जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, जब सवाल यह है कि जिस तरीके से बजट में आपने देखा होगा तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, तमाम सारे प्रावधान को लेकर के, युवा अधिवक्ताओं की मैं खास अगर बात करूं तो उनके शुरुआती जो 3 साल हैं आर्थिक व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में एज बिंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है, ऐसी पत्रकारों के लिए भी तो कोई घोषणा की जा सकती थी, उनके लिए आवास की सुविधा, उनके लिए। ये मैं पत्रकार हूं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, इसमें तो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हम, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हम भी चाहेंगे कि जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसको भी सरकारें जो है बढ़ावा दें, जिससे एक स्वच्छ पत्रकारिता, ट्रांसपेरेंट पत्रकारिता का जो है सृजन हो और वो आगे बढ़े। लेकिन ये सही बात है कि इसमें अगर देखें तो मीडिया को लेके या जो पत्रकार हैं या उनके जो सोशल वेलफेयर, एक अगर डिस्टिंक्ट उनको एक सेक्शन माना जाए तो उसमें अभी देखने को नहीं मिला है। जो कि आप देखेंगे कुछ अन्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश है खासतौर से, मैंने राजस्थान का भी शायद सुना है, कुछ इस तरीके के पत्रकारों के वेलफेयर स्कीम्स को लेके, जिससे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को जो है आप प्रमोट करते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म और ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म के लिए एक ऐसा जो है एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिसमें उस तरीके की पत्रकारिता जो है सृजित भी हो और आगे बढ़ती रहे। तो मेरा एक सुझाव भी रहेगा, और जैसे मैंने कहा एक पत्रकार होने का मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, स्वार्थपूर्ण वक्तव्य हो सकता है कि पत्रकारिता या पत्रकारों के लिए भी सरकारों को कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए, एक कोई कॉर्पस बना के जिसमें वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करे, उनकी सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस को लेके, हेल्थ इश्यूज हैं, जो कि कुछ चीजें करी हैं, पिछली सरकारों ने भी करी हैं यूपी में, सरकारों में। लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल थोड़ा सा कम है। एसएन सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब चाहूंगा। पत्रकारों के हितों को लेकर के लगातार बात उठती रहती है, लेकिन कोई ठोस योजनाएं, जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो कई राज्यों ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो यूपी में कब से की जा सकती है? देखिए, अच्छी बात है, आपकी अपनी बात कहनी चाहिए। और हम भी 17 साल पत्रकार रहे हैं, हम जानते हैं कि पत्रकार किस तरह से अपने जीवन को दांव पे लगा के दिन रात धूप छांव सह के खबरों को करता है। और कोरोना काल में भी आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक इंश्योरेंस स्कीम ले आई थी पत्रकारों के लिए, और आपके माध्यम से ढेर सारे लोग देख रहे होंगे, अधिकारी भी देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। जिन प्लेटफॉर्म पे मुझे भी कहना होगा, निश्चित तौर पे एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आपकी बात को उठाऊंगा। लेकिन आज स्वागत किया जाना चाहिए कि प्रदेश की सरकार ने एक बजट को पेश किया है, और अगर किसी मित्र को नहीं वो पसंद है तो कारण बताएंगे किन कारणों से नहीं पसंद है, लेकिन राजनीतिक डिबेट का विषय नहीं है। चलिए, कि आप बिल्कुल मेरी डिबेट अब लगता है सही मंच पे आ गई। चलिए एसएन सिंह जी, अब आपने कहा, मैं जरा मनोज जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, बहुत छोटे छोटे संक्षेप में बताइए, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे फैक्टर जो आपको लग रहा है कि बजट को आप नापसंद कर रहे हैं? उमाशंकर जी, आपके पास भी आऊंगा, जरा मनोज जी आपकी बात पहले रखूं जरा। ठीक, देखिए, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात पूछूंगा और दुबे जी की बात से शुरू करते हुए पूछूंगा। सरकार का बजट बहुत बढ़िया है, फिर वही बात मैं कहूंगा, दोहराऊंगा, ऐतिहासिक है। और फिर एक दूसरा पॉइंट है, सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि वो पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने जो किया था वो सबसे छोटा था, और जो मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये बताएगी कि 3,32,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आया था उत्तर प्रदेश में, मैं चाहूंगा कि दुबे जी भी उस पर प्रकाश डालें। 3,32,000 करोड़ रुपए सुनने में मेरे ख्याल से छोटी रकम नहीं लगती होगी, और अर्थशास्त्र के जानकार और बीजेपी के लोग और पैनल में बैठे लोग 3,32,000 करोड़ का समझेंगे मतलब क्या होता है, क्योंकि उस वक्त वो बजट के, उत्तर प्रदेश के 1 साल के बजट के पैरेलल अमाउंट था। तो उत्तर प्रदेश तो पूरा बजट से चल गया। 3,32,000 करोड़ की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में आई इन्वेस्टमेंट के रूप में, कहाँ है? मैं कौन सा दूरबीन लगाऊं, किस स्टेट में, किस जिले में जाके देखूं? अपनी राजधानी में कुछ देखूं या पूर्वांचल, बुंदेलखंड या पश्चिम में, कहां? रोहिलखंड, जिस भी जगह का जिक्र हमारे पैनल पे बीजेपी के बैठे जिम्मेदार व्यक्ति करना चाहे वो कर सकते हैं। रही बात बजट की, एक सेकंड, जिस स्कीम का मेडिकल कॉलेज इतने बना दिए, वो तो कांग्रेस के टाइम में एक स्कीम आई थी कि जितने जिला अस्पताल हैं उन सबको आप मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ,
और उन्हीं को काउंट करते हुए आपने भी बढ़ा दिया जी। लेकिन डॉक्टर्स कहां हैं जी, दवाइयां कहां हैं? उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बजट प्रस्तुत हुआ, बड़ी अदनी सी बात कह रहा हूं। एक लाइन उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बजट प्रस्तुत हुए 6 साल में 100 रुपए का पर्चा कर दिया आपने उस गरीब आदमी के इलाज के लिए, जो 1 रुपए का पर्चा समाजवादी पार्टी की सरकार में था। मुफ्त जांचें थी जनता के लिए, किस जनता के लिए? उत्तर प्रदेश की जनता, महान जनता, गरीब जनता, आपको वोट देने वाली जनता, उसकी जांचों को आपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। दवाई जो अस्पताल से मुफ्त मिलती थी उनको आपने सस्ती दवा के नाम पे तो आए लेके और बात को उनको मेडिकल स्टोर की कौन सा बड़ा बजट प्रस्तुत किया है एक अदने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं कर पाया। अब एसएन सिंह जी आपने सवाल सुना, ठीक, अभी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये अभी आप नोट करते रहिए फिर आपको जवाब। और रही बात पत्रकारों की, 1 सेकंड आलोक जी, पत्रकारों पे भी 2 लाइन कह, ठीक है, 2 लाइनें। बड़ी बेशर्मी के साथ कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने, हमने इंश्योरेंस वाली स्कीम पत्रकारों के लिए। अरे जिंदा रहते हैं उनको कुछ दे दो, उनको आवाज दे दो, उनकी बच्चों की फीस के लिए कोई रिबेट दे दो, उनको अच्छी एजुकेशन दे दो। अगर पहले इंजेक्शन लगवाया था कोरोना में उनके लिए अलग व्यवस्था करके, तो अगर आप पत्रकार हैं तो आपको उनके लिए भी अलग से जवाब ले लीजिए। सुनिए अभी सुनते रहिए, जवाब ले लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए अब आप जवाब दीजिए, चलिए आपका बिल्कुल सवाल का जवाब जी, अब एसएन जी को सुना जाए और जवाब आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। धमकी मत दीजिए। ना ना ना, अब मनोज जी अब आप शांत रहिए, मनोज जी अब आप शांत रहिए, एसएन जी अब आप सवाल का जवाब दीजिए, आप शांत रहिए, अब एसएन जी को सुना जाए जी। आपको अब सुनिए, 5 लाख रुपए दवा की सुविधा उस बेशर्म की सरकार ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिम्मेदार सरकार ने किया। इस बेशर्म आदमी को यह भी बता दीजिए 335 करोड़ भाषा का संयम बनाए रखें, आप अपनी बात रखें, इनको भी मौका दे रहा हूं। जी जी हैसियत बनाए रखें। सुनिए मैंने सवाल करिए उनको, मैंने आपकी नाका नाका टाका ये सब कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? एक रेपुटेटेड चैनल में बैठ रहे हैं, ठीक है, सुनेंगे, मैंने गाली नहीं दी, जब बोलेंगे तो सुनिए, परिवार को दी, ना इनकी सरकार को दी। अब आप जवाब तो सुनिए, मैंने आपसे पहले कहा था सवाल का जवाब सुनिए सर, ठीक है सर, जवाब सुनिए जी। भाषा का प्रयोग करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनेंगे। अच्छा, देखिए जब इनकी सरकार रहती है, प्रयोग किया, मैंने सवाल पूछा ना, अब आप डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे जी। मनोज जी सवाल किया, जिस तरह से बात करेंगे हिसाब नहीं दे पाते हैं। आप अपनी बात रखिए एसएन जी। देखिए जब इनकी सरकार रहती है 335 करोड़ रुपए जनता के पैसे को ले जाकर सैफई में उड़ा दिया जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। आके आप क्यों नहीं लूट पाए? 20 करोड़ रुपए बांटने जाते हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते, ये क्या बता रहे हैं? आपको बजट में बात करिए ना, बजट में बात नहीं कर रहे। 335 करोड़ रुपए सैफई में लूट लिए गए, उड़ा दिए गए। आप सुनिए, इसीलिए तो बता रहा हूं, तकलीफ हो गई, तकलीफ हो गई। 5 लाख रुपया गरीबों को दवा कराने के लिए कौन दिया? रुक जाइए, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ पर जो भी, क्योंकि इस तरीके की भाषा में मैं डिबेट नहीं करा सकता, मैं इस तरीके की भाषा में मैं डिबेट नहीं करा सकता जी। एक एक करके बोलिए। आपको 1000 बार सुनना पड़ेगा, आपको 1000 बार, आप अगर सुन करेंगे तो आप सत्ता में हो, उठानी पड़ेगी, मजबूर नहीं कर पाओगे। और जवाब सुनिए, ये सब बातें टीवी चैनल पे नहीं सुनना पड़ेगा, सरकार ने क्या क्या कार्य किया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या क्या कार्य किया, हम सभी लोग कार्यों को लेकर जनता के बीच में गए थे। जनता ने आपको क्यों नकारा? क्योंकि आप कार्य परिवार के लिए करते थे। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है जिम्मेदारी से, वो प्रदेश के लिए कार्य करती है। हम जो योजनाएं लेके आते हैं वो प्रदेश के लिए लेके आते हैं। भेल बेचा, कुछ बचा बेचने को, LIC बेची, कुछ बचा तो नहीं, BSNL भी बिक गया। अरे सुनिए, सब तो बेचे दे रहे हो। चलिए आपने जी जी गायत्री प्रजापति को देख सर, मेरा गायत्री प्रजापति आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है आज बजट का, और बजट पे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युवाओं की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, कि उनके लिए क्या मिला। मुझे लगता है ये चीजें आए सामने, बहस हो, चर्चा हो, एक स्वस्थ डिबेट हो, लोगों को भी पता लगे, जिन्होंने हमें ट्यून किया है, जो हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं, लोगों तक भी ये संदेश आ जाए। ठीक है, मुझे कोई सवाल नहीं बताएगा जी। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेन जी के पास आ रहा हूं। वीरेन जी, आज जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब बजट पेश कर रहे थे, तो मैं जरा चाहूंगा, आप भी वॉच कर रहे होंगे,
तो उनके चेहरे का जो आत्मविश्वास था, ये आत्मविश्वास क्या था? एक मतलब दोबारा सत्ता में आने का, या काम जो किया है उसका आत्मविश्वास नजर आ रहा था? और जो पंक्तियां भी उन्होंने पढ़ी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। मैं समझता हूं कि सुरेश खन्ना बहुत वरिष्ठ बीजेपी के सदस्य रहे हैं और उनका एक अपनी शैली है, लेकिन जो सत्ता में जो सरकार आई है वो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर और मोदी जी के नाम पर आई है, तो उनका जो अपना शैली रही हो उसको अगर किनारे रख दें तो बजट पे अगर मैं बोलूं तो बजट एक इवेंट की तरह होता है किसी भी सरकार के लिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे पहले समाजवादी पार्टी थी, यूपी में बसपा थी, केंद्र में कांग्रेस थी पहले, अब भाजपा की है। एक इवेंट होता है, इसके द्वारा सरकार एक्चुअली जनता से क्या संवाद करती है, वो उसको दिखाना बताना चाहती है कि वो किस तरह से रोड मैप लेके आगे चल रही है। और एक जैसे मैंने कहा इवेंट की तरह एक होता है। पहले आपने देखा होगा केंद्र में रेलवे बजट भी होता था, रेलवे बजट भी केंद्र के बजट की तरह ही उसका भी इवेंट होता था, बाद में दोनों को समाहित करके सिंगल बजट बना दिया। तो एक बजट एक संवाद का जरिया ज़्यादा है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं कि वो वित्तीय वर्ष होता है, फिजिकल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके दौरान कभी भी कोई भी बजटरी प्रावधान करके पैसे को जनरेट कर सकती है, कोई सेस लगा सकती है, इस तरीके के ऑर्डिनेंस ला के बाद में बिल पेश करके उसको जो है लॉ बना सकती है। लेकिन ये जैसे मैंने कहा जनता के साथ संवाद है, क्योंकि पहला बजट है योगी आदित्यनाथ 2.0 जो दूसरा संस्करण है, तो जनता को दिखाना चाहती है कि वो पूर्ण बहुमत से आई है। और जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि यूपी का बजट सबसे बड़ा है, तो ये अगर आप देखें तो सही बात है कि हर साल जो है बजट बढ़ता ही है, जैसे 10% अभी बढ़ा। ये बात अलग है कि यूपी का बजट इंडिया का सबसे बड़ा बजट होता है, महाराष्ट्र का सेकंड नंबर पे आता है, पहले से भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो पहला बजट है और एक अभी एक 2-4 दिन में इस पे सदन में चर्चाएं भी होंगी, फिर ये पास होगा, उसमें कई चीजें अभी निकल के आएंगी। आज तो मोटी मोटी बातें जो सरकार ने भी कही, बाकी विपक्ष को जो लगा, एक चीज ये भी देखेंगे कि जो भी विपक्ष में रहता है वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता है। पहले भाजपा भी विपक्ष में थी तो समाजवादी पार्टी का बजट हो या पहले, तो ये एक तरह से एक मतलब एक चलता रहता है, रस्साकसी चलती रहती है। 2-4 दिन में और भी चीजें क्लियर होंगी मुझे लगता है बजट को लेकर। बिल्कुल उमाशंकर जी, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वाकई में जल्दबाजी है, लेकिन अभी हम लोग भी मोटे मोटे तौर पर कि ये घोषणाएं हुई इन पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपत्ति अगर है या कुछ लगा है कि कमी है तो किस बात को लेकर के? मैं चाहूंगा आप अपनी बात रखिए उमाशंकर जी। हाँ, देखिए बेरोजगारी की बात हो रही है। हाँ। आपको याद होगा कि सरकार ने अंतिम साल में कहा था, यानी कि 2022 में, कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और दावा था 70 लाख लोगों को रोजगार देने का। यानी कि सरकार कितना झूठ बोलती है वो आप समझ गए। गन्ना किसानों के संपूर्ण बकाया भुगतान की बात थी, 16,000 करोड़ रुपए आज तक बकाया हैं। आज देश के किसानों की प्रतिदिन आय 27 रुपए है और 27 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की जनता के जेब से जबरदस्ती एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूल लिए। ये तो हकीकत है। मेडिकल कॉलेज की बात की जा रही है, मैं नाम ले रहा हूं और आपके दर्शक समझ जाएंगे। लखनऊ में पीजीआई है, वो 1986 में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मेरठ मेडिकल कॉलेज, झांसी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बनारस का बीएचयू का मेडिकल कॉलेज, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। तो ये जो मेडिकल कॉलेज हैं जिसने कोरोना में उत्तर प्रदेश के लोगों की जान बचाई, वो हमने बनाया। लखनऊ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट इमर्जिंग एयरपोर्ट, यानी कि सालाना यात्रियों की संख्या की बढ़ोतरी के लिहाज से विश्व में नंबर 1 पर है, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और इन्होंने क्या किया? अडानी को बेच दिया। जाइए एयरपोर्ट पर देखिए, अडानी साहब का बोर्ड लगा हुआ है। हमने एयरपोर्ट बनाए, इन्होंने बेच दिया। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस का किसने बनाया था? गोरखपुर और कुशीनगर का एयरपोर्ट किसने बनाया था? हमने बनाए। जो कुशीनगर का एयरपोर्ट था उसका बजट प्राविधान हमने किया। मायावती की सरकार में भूमि का अधिग्रहण हुआ था। तो ये हमारे कार्यों को गिना रहे हैं
और इनको जरा भी नहीं समझ में आता कि तीसरा आईआईटी नहीं बना। हमने बीएचयू आईआईटी बनाया, हमने कानपुर आईआईटी बनाया, हमने 3 ये कांग्रेस पार्टी की सरकारों के काम थे, हमने 3 नेशनल थर्मल पावर स्टेशन बनाए। चौथा क्यों नहीं बना आलोक जी? चौथा क्यों नहीं बना? अस्पताल बनवाए, ये हमारे 32 सालों का कार्यकाल था और बाकी के 34 साल से ज्यादा तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन किया। ठीक है, अब जो शासन किया जा रहा है, अब जो सरकार कर रही है, सवाल उस पर है। ठीक है आलोक जी, मेरी लास्ट बात 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है आलोक जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल मैं दे रहा हूं सर, केवल 10, आप अपनी बात केवल 10 सेकंड। अभी पत्रकारों की बात कर रहे थे कि पत्रकारों के लिए, वीरेंद्र जी शायद कह रहे थे कि पत्रकारों के लिए कुछ होना चाहिए। वीरेंद्र जी, सरकार के गुण गाइए, अगर नहीं गाएंगे तो 136 पत्रकार उत्तर प्रदेश के या तो जेल में है या तो बेल में है। और रही सही कसर देखना है ना, प्रवक्ता का काम करिए, अब एडवाइजर मत बनिए, पत्रकारों पर आप नसीहत मत दीजिए वीरेंद्र जी। अब पत्रकारों को नसीहत कम से कम ना दें प्रवक्ता जी। इस सवाल पर तो मुझे भी आपत्ति है जी वीरेंद्र जी, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से जरा वीरेंद्र जी। ये भाजपा की सरकार है, आप पत्रकारों पर आप टिप्पणी मत करिए जी, जो जिसका काम है वो करे जी। अगर नहीं करेंगे तो वही होगा जो एक आपातकाल लागू करने वाले पत्रकारों को सिखा रहे हैं और मेरा नाम नसीहत मत दीजिए। अगर प्रवक्ता है उमाशंकर जी तो अपनी बात रखे पार्टी की तरफ से जी। रुद्र जी, जिन अस्पतालों को लेकर के अभी बात की जा रही थी, तमाम सारे सवाल उठाए, बात ये नहीं होना चाहिए इस समय, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि जिन अस्पतालों को मैंने बनवाया। जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और उसी व्यवस्था को लेकर के डिप्टी सीएम किस तरीके से ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करे, व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल अगर कर रहे हैं। दूसरी बात तो, पहली बात तो मुझे जो मेरा बार बार नाम लेके टारगेट किया जा रहा है, इस पर मुझे आपत्ति है। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जिसका मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक गरिमा है, मेरी एक मर्यादा है, मैं उस पर कायम रहूंगा। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। पहली बात तो देखिए, गरिमा है तो महंगाई पर कभी आपने प्रश्न उठाया? अब आप फिर देखिए, बेरोजगारी पर कभी प्रश्न चिन्ह उठाया? सर, अब विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष मुद्दों को उठाए ना, महंगाई को लेकर के जी। आप राजनीतिक विश्लेषक को एनालिसिस ही कर सकता है ना। करते हैं तो पत्रकारिता का एक धर्म होता है, उस धर्म नहीं, आप किसी को पत्रकारिता की एबीसीडी मत दिखाइए जी। आप सिखाओ जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात आप खुद बोलिए जी। मतलब कमाल है। अब आपसे मैं पत्रकारिता भी सीखने आ जाऊं, वीरेंद्र जी भी सीखने आ जाएं, और वीरेंद्र जी किस तरह अपनी उन्नत करें वो भी आपसे सीख लें। सीखिए, अगर आप भटक गए हैं तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब मुझे इसका जवाब नहीं देना आलोक भाई जी। कौन भटका है वीरेंद्र जी? सवाल ये है, बड़ी बात ये है कि कौन किसको नसीहत दे रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं जी। सब लोग अपना काम करें तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा जी। वीरेंद्र जी, बेरोजगारी पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया क्या? किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, कभी आपने प्रश्न उठाया क्या जी? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पत्रकारिता हम लोग भी जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार थे और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को शांत कराने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, बलिदान हो गए, शहीद हो गए। और आप सत्ता के चरणों में बैठकर ये बार बार आरोप क्यों लग रहा है? जब हम बात कर रहे हैं सत्ता का गुणगान कौन कर रहा है जी? वो चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, आपने माइंड सेट कर लिया है क्या सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं? आलोक जी, इनकी बात को सुन कौन रहा है जी? जिनको यही नहीं पता कि 16,000 करोड़ गन्ने मुल्क का बकाया है कि 9,000 करोड़ है कि 2,400 करोड़ है, जिनको यही नहीं पता कि पत्रकारों पे सर्वाधिक उत्पीड़न कांग्रेस की सरकार ने कराया, कई लोगों की जान ले लिया, इमरजेंसी के समय में जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों को जब आप डिबेट में बैठाएंगे तो परिणाम ऐसा ही आएगा, जो अपने समय में भी बोलेगा, जो दूसरे के समय में भी बोलेगा। जिस पार्टी का नेता अपनी आवाज नहीं उठाता है, विदेश चला जाता है आलू से सोना पैदा करने, ऐसे व्यक्ति के प्रवक्ता से और क्या सीख सकते हैं? वो चैनल पर बैठ के गाली देगा, वो धमकी देगा। और मैं क्या पत्रकार से आवाज क्यों उठाते हैं? विपक्ष में आपको रखा गया है। के बाद पक्ष विपक्ष पे आ गई। मैं तो बजट को लेकर के बात कर रहा हूँ फिलहाल। वो भी टेलीप्रॉम्प्टर, कितना आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है। हमारा नेता कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैठकर परिचर्चा करता है और आपका नेता करोड़ों का टेलीप्रॉम्प्टर खरीद के हमको लग रहा है कि हाई स्कूल पास है कि नहीं, ये भी पता कर लीजिए। ऑक्सफोर्ड की और अरे आपके नेता हाई स्कूल पास है कि नहीं, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, जो भगवान राम के अस्तित्व को मानेंगे नहीं। आपके पार्टी के नेता जनेऊ जो है कपड़े के ऊपर से पहनेंगे, पता ही नहीं कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी क्रिश्चियन। उस पार्टी के प्रवक्ता से यही उम्मीद किया जा सकता है। और हमको लग रहा था कि भारत समाचार पे एक अच्छा डिबेट होगा, मुझे नहीं पता था।
सुनिए, और पति मुझे धर्म नहीं का पता निर्वाह कर था, पाए। मुझे नहीं आपसे पता था हमें कि ना कांग्रेस के नैतिकता प्रवक्ता सीखनी है आएंगे और और राहुल ना गांधी वाली ही देशभक्ति बात सीखनी है। करेंगे। भारत में अगर जो आज जो है जिस बात की बात होनी चाहिए, जिस तरह से राहुल ये गांधी जी घर उसकी पे बात नहीं फिर बड़ी वही करते, बात जिम्मेदारी इसी तरह से राहुल गांधी बजट की की बात बात आज ना क्यों हो करते रही है? हुए परिवार का, जी, समाज हम का, बजट को लेकर के मानवता टिप्पणी का, के लेकर के देश बात कर रहे हैं, का प्रतिक्रिया को सम्मान लेकर के करने बात कर रहे हैं। वालों समय बहुत कम है, बजट मैं आज के कहता हूं कि मैं राहुल जिक्र नहीं गांधी करना की चाह रहा हूं। बात जी जी, करेंगे। एक एक फाइनल कमेंट कुल मिला करके राहुल गांधी जी। को स्वीकारता कौन है? जी, फिर आज राहुल गांधी पे हम लोग चर्चा ना करें, आज हम लोग अगर आप चर्चा देखिए करें कि- जो योजनाएं आप देखिए, हैं आप उनको ऐसे कितना आदमी को उनको रूप बैठाएंगे दिया तो जाना क्या है, उस होगा? पर चर्चा करें तो आप बेहतर ऐसे होगा। आदमी को जी जी, बैठाएंगे मनोज जी आप अपनी जो बात बजट रखना पे चाह रहे हैं, जल्दी से चर्चा ना मैं करते चाहूंगा कि हुए। आप भी अपनी बात रखिए। सर एक एक मिनट, अभी फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा एक एक। जी जी, सब जानते हैं। देखिए जी। महत्वपूर्ण जो हाँ, बजट ठीक, पे जी, डिबेट है बिल्कुल। उसी पे मैं फोकस रहना चाहूंगा और इसमें मजा आता है बीजेपी को, चाहे वो 70 साल जाने वो, चाहे गांधी और यादव फैमिली पे बात। अरे मजा तो आपको अरे भी चलिए, आता है चुप शांत बदतमीज रहिए। करने में मैं दूसरे बात- को। सर बस समय बहुत ये कम है, एक तो एक फाइनल आपको कमेंट भी आता है, मैं ले मेरे रहा हूं। साथ करने में दूसरे को। किसी भी योजना आपने का जब दूसरे को कहा implementation तो करने सुनने में के लिए कोता आपको तैयार फेल। रहना पड़ेगा। अरे रुक ये जाओ काम भाई, नहीं। बस हो गया हो हजार बार गया। बात अरे आपका कराना हो गया, पड़ेगा। चुप रहिए हो गया। मैं बिल्कुल कह रहा नहीं, हूं- अगर हमारे बीच में बोले तो बिल्कुल नहीं। मैं सर चुप मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं, मैं जब जिससे मैं बोल रहा था तो उसका ये एक क्यों अच्छा बोल तरीका है रहे ना, थे? मैं जिस मेहमान का अगर- नाम लूं वही सवाल का अगर- जवाब दे, अगर बहुत आप- अच्छे से सब अगर लोग अपने सुनेंगे। स्कूल के दिन याद आ गए, अगर मैं अपने जवाब स्कूल के दे दिन रहा याद था, आ गए मुझे। मैं बता रहा ऐसे ही था कि छोटे इनकी बच्चे लड़ा सरकार में करते क्या हुआ था। थे, जैसे आप बीच में बोल रहे हैं। मुझे जी, अपनी बात अच्छा तो करने अपने दो। मॉनिटर की Last बात का मानते एक थे मिनट। ना आप लोग, Last आप का एक बात मिनट। मान लीजिए हाँ, बीच में। मैं ठीक है, बिल्कुल चलिए साथ जल्दी हूं। से जल्दी से बीच में मैं ये कह रहा हूं। एसएन सिंह जी, तो आपको एसएन सिंह जी, का- मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं। मनोज जी बस अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं। एक एक सरकार फाइनल का कमेंट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। अगर सरकार ईमानदार है, सोच ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो आप ये बताओ सरकार पिछले 5 सालों में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में जिस तरीके से सरकार की तरफ से योजनाएं उन बच्चों को जो एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों में उनको योजनाएं मिलती हैं, चाहे जूता मोजा ड्रेस कॉपी किताब जो भी हो, सरकार अपने अंतिम साल तक आते आते हाँफने लगी और सरकार ने पैसा देना शुरू कर दिया। यानी सरकार ने ये अपनी बात पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन को फेलियर मान के सरकार ने 1100 रुपए देना शुरू किया, जिससे कि सरकार इस सारे तमाम सिस्टम से बच सके जो उनकी सरकार में हुआ। एक चीज दूसरी उसी में महत्वपूर्ण बात यह रही कि सरकार ने लोगों को बहुत सीमित करने की कोशिश की। एक बृहद बड़े बजट के साथ जो आइडिया जनता के लिए होना चाहिए, जो दिल होना चाहिए, आलोक जी सरकार उसमें चलिए सरकार ने दरिया दिली नहीं दिखाई। यानी कि रुद्र प्रताप जी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, बड़ा बजट कहा जा रहा है, बड़े सूबे का बजट कहा जा रहा है और कई विभागों को किस तरीके से धन भी आवंटित किया है, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी मॉनिटरिंग भी कैसे हो, यह भी बड़ी चीज है। नहीं बिल्कुल, यहाँ मैं मनोज जी की बात से सहमत हूँ। चूंकि बड़ा बजट होगा ही, इंटरनेट और बजट हमेशा इसका विस्तार ही होगा, जितना आएगा अगली बार से ज्यादा ही आएगा। पहली बात तो ये है, तो इसे उपलब्धि के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए, बात सच है। हाँ, लेकिन आज घोषणा हुई है, मनसा पे ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। अभी जब कार्य आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर अगर खामियां दिखाई पड़ेंगी तो उस पर भी बात होगी, और लाभ के हिस्से होंगे तो उस पर भी बात होगी। जी एसएन जी एक फाइनल कमेंट में 30 सेकंड में आपसे भी चाहूंगा, कुल मिलाकर के बड़ा बजट है तो आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां भी हैं। देखिए, अगर बड़ा बजट है तो बड़ा ही कहेंगे, उसको छोटा कह देंगे कि पिछली बार से छोटा है तो ये खुश हो जाएंगे, तभी ये कुछ ना कुछ कहेंगे। इनके समय में 14,000 ऐसे शिक्षक पाए जाते हैं जो शिक्षक थे ही नहीं और वो तनख्वाह ले रहे थे। ऐसे लोगों से आप गुणगान किसकी करवाएंगे? मैं अभी तो बताया था, इनके यहाँ 20 करोड़ रुपए बांटने में ही 15 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता के प्रति जवाब है और जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। हम 5 साल कार्य करके जनता के सामने गए थे, जनता ने हमको चुन के भेजा है। अब इनका कार्य क्या है? जिस तरह से कल जो है अखिलेश यादव जी ने चलिए कल जो तस्वीर नजर आई वो हमने भी दिखाई, वो हमने दिखाई, लेकिन इस पर समय बहुत कम है। उमाशंकर जी एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, अगर मैं आज के इस बजट को लेकर के 10 में से अगर अंक चाहूं तो आप कितना अंक देंगे? देखिए, ये नकारात्मक बजट है, जीडीपी भी नकारात्मक, सरकार का बजट भी नकारात्मक। अब ना कोविड काल है, ना कोरोना है, फिर भी ना वेंटिलेटर है, ना बेड है। युवाओं के लिए डिफेंस कॉरिडोर का झुंझुना 2017 से बजाया जा रहा है, आज तक वो जमीन पर उतर नहीं पाया। ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, फिर भी सरकार कह रही है ये बड़ी बजट है। जनता की जेब से जबरन धन उगाही जारी है, कहीं टैक्स के नाम पर तो कहीं डीजल और पेट्रोल के नाम पर। बिजली का रेट लगातार बेतहाशा बढ़ रहा है, महंगाई आसमान पर है
आलू और दालों की खपत आधी हो गई है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं है कि वो इतनी महंगी दाल और तेल और सब्जियां खरीद पाए। ये सरकार का असली चेहरा, इसीलिए चलिए ये बजट आया है, बढ़ती महंगाई है, लेकिन वीरेंद्र रावत जी आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार से चाहूंगा। चुनौतियां तमाम सारी हैं, लेकिन जो आने वाले समय में फिलहाल जो चुनौतियां हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता के आधार पर सरकार को इसका सामना करना है। देखिए, सरकार का बजट आए तो सरकार ज़रूर कहेगी कि बेरोजगारी और यूथ और महंगाई को ध्यान में रख के बनाया गया है। सही भी बना भी होगा, क्योंकि एक टेम्पलेट रहता है, सारी सरकारें जाती हैं, क्योंकि देखिए बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकारी या जो पूरा जो फिनेंस डिपार्टमेंट होता है उसको आगे बढ़ाता है, और जैसे मैंने कहा संवाद का एक जरिया होता है। ये बजट आप 2024 को देखते हुए बना हुआ है, क्योंकि 2024 बहुत बड़ा एक 2 साल बाद जो एक लोकसभा इलेक्शन होगा, तो वहीं से देखिए कोई भी सरकार हो, जैसे आज बीजेपी है, पहले सपा थी, पहले और भी सरकारें रही हैं, संवाद का भी जरिया है, डेवलपमेंट का भी जरिया है, लेकिन ये इलेक्शन भी जीतने का, क्योंकि राजनीति बिल्कुल 2024 भी कहीं ना कहीं इसको भी नकारा नहीं जा सकता। वो भी कहीं ना कहीं बजट में इसकी वानगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह जी आपका भी, मनोज यादव जी आपका भी, उमाशंकर पांडे जी आपका भी, वीरेंद्र रावत जी आपका भी, रुद्र प्रताप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर के आज हमने बड़ा पैनल बुलाया, चर्चा की। कुल मिलाकर के एक आत्मनिर्भर भारत का और न्यू यूपी के तौर पर बजट को देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो बजट में जो योजनाएं हैं, जो धन आवंटित किया गया है, और उससे भी बड़ी बात है कि उनका लाभ उन तक सही मायनों में पहुंचे, तभी शायद इस बजट की सार्थकता सिद्ध होगी। नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निकट से वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।